हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की बात कर रहे थे। उसमें हमने बात की थी शेयर होल्डर फंड्स के जो सब हेडिंग है उसका नाम क्या था, शेयर कैपिटल। तो मैंने आपको बताया था किसी भी कंपनी की जो बैलेंस शीट है, मतलब किसी भी कंपनी की जो कैपिटल्स होती है वो किसमें होती है, शेयर्स में। और हमने क्या पढ़ा था कि शेयर कैपिटल कई टाइप्स की होती है, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड की कई नाम है। ऑथराइज्ड को हम रजिस्टर्ड भी बोलते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ऑथराइज्ड का मतलब होता है कि आज मान लो जब कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो कंपनी से पूछा जाता है भैया आप कितना पैसा लगा रहे हो। तो जिस समय कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उस समय कंपनी जितनी कैपिटल क्या करती है, मेंशन करती है अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, मतलब जो उनके पार्षद सीमा नियम होते हैं। तो उसमें जब कंपनी अपनी कैपिटल को लॉक करती है तो कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल मानी जाती है जो कंपनी के होल टाइम चलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल। ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्या करती है, रेफर टू दैट अमाउंट विच इज स्टेट का मतलब बनाए रखना इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच ए कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो कहने का मतलब ये एक तरीके से कंपनी की जो मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कि लाइफ टाइम में क्या की जाती है, इशू की जाती है। हाँ, अगर कंपनी अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है तो कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, वो अपनी कैपिटल को क्या कर सकती है, इशू भी कर सकती है। यहाँ पे आता है इशू ऑफ कैपिटल। इशू ऑफ कैपिटल का मतलब कि इट इज दैट, ये क्या है, इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। मतलब ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट होता है विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कि सब्सक्रिप्शन मींस इट इशू एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन या परचेज। जनरली सिंपल भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं, परचेज। कि कहने का मतलब जैसे मान लो कंपनी थी, मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे ए लिमिटेड एक कंपनी है। अब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ एक अप्रैल 2020 को, कितने लाख से, 5 लाख से। अब उसमें से कंपनी ने 2 लाख रुपए की क्या की, शेयर इशू कर दी, मतलब उसमें से 2 लाख की क्या कर दी, इशू कर दी। तो ये कंपनी की कौन सी कैपिटल कहलाएगी, इशू कैपिटल। लेकिन कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन 5 लाख से हुआ तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कहलाती है। और सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशू ऑफ कैपिटल। कि मतलब सब्सक्राइब कैपिटल एक तरीके से इशू कैपिटल का वो पार्ट होता है जो जनता द्वारा परचेज करने के लिए ऑफर किया जाता है। तो हमने क्या लिखा है, सब्सक्राइब कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशू ऑफ कैपिटल व्हिच हैज बीन सब्सक्राइब फॉर बाय द पब्लिक। मतलब पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब करने के लिए क्या किया जाता है, जनता पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब करने के लिए कंपनी को दिया जाता है। कि कब जनता क्या बोलती है कि भैया, कंपनी क्या बोलेगी कि भैया जनता से जितने शेयर्स को परचेज करने के लिए एप्लीकेशन आ रही है, इसको क्या कहलाती है, सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। और सब्सक्राइब कैपिटल में 3 सिचुएशन हो सकती है जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। इक्वल भी हो सकता है, इक्वली भी हो सकती है, अंडर भी हो सकती है और ओवर भी हो सकती है। इक्वली का मतलब जैसे मान लो यहाँ पे कंपनी ने 2 लाख के शेयर चुके थे, 2 लाख रुपए के, और यहाँ पे सब्सक्राइब कैपिटल भी कितने लाख की, तो सब्सक्राइब कैपिटल मतलब जनता ने जो आवेदन किया वो भी पूरे 2 लाख रुपए के लिए किया, या 2 लाख से ज्यादा भी कर सकती है और 2 लाख से कम भी कर सकती है। अगर पूरे 2 लाख करेगी तो इक्वली, और कम करेगी तो अंडर, और ज्यादा करेगी तो क्या कहलाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। फिर आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड कैपिटल का मतलब होता है मांगी गई पूंजी, मांगी गई पूंजी। कि कॉल्ड अप कैपिटल मींस सच पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड अप बाय द डायरेक्टर फ्रॉम शेयरहोल्डर फॉर पेमेंट। तो कहने का मतलब कि सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो कि क्या करते हैं कि कंपनी की जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारे शेयरहोल्डर्स होते हैं, शेयरहोल्डर का मतलब जिन व्यक्ति के पास कंपनी के शेयर्स आते हैं उनको पेमेंट के लिए मांगा जाता है। जैसे देखो आज जैसे यहाँ पे अभी बात कर रहे थे ए लिमिटेड कंपनी की। अब कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो 5 लाख रुपए की कैपिटल से हो। अभी कैपिटल डिवाइडेड किसमें, इनटू इक्विटी में भी हो सकती है या फिर प्रेफरेंशियल में।
मतलब हमने पहले बताया था कि भाई कंपनी के जो शेयर्स होते हैं इक्विटी भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। तो जो ये 5 लाख रुपए की कैपिटल है डिवाइडेड इनटू किसमें, इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर में। तो यहाँ पर कंपनी क्या बोलती है, हम इक्विटी रखेंगे, तो इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो इसका मतलब जैसे ही हम 5 लाख में डिवाइड बाय 100 करेंगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने रहेंगे, 5 आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 5 है। और कितने रुपए वाले, 100 ईच वाले। अब कंपनी ने इसमें से इशू की, अब कंपनी 5 में से 2000 इक्विटी शेयर 100 ईच वाली क्या करिए, इशू टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे पब्लिक को इशू करिए फॉर किसके लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। अब जैसे ही कंपनी के पास, कंपनी ने इशू कर दिया, अब जैसे ही पब्लिक के पास कहेंगे, कंपनी का आईपीओ आएगा। आईपीओ का मतलब कि शेयर्स को खरीदने के लिए एप्लीकेशन आएंगे। तो यहाँ पे क्या करेगी जो पब्लिक है, तो पब्लिक क्या करिए, अप्लाई, पब्लिक अप्लाई फॉर सब्सक्राइब या परचेज ऑफ इशूड शेयर्स। अब जब पब्लिक क्या करिए, अप्लाई करिए। अप्लाई का मतलब होता है कि पब्लिक उस सब्सक्राइब या मतलब परचेज करिए जो कि क्या किया था, कंपनी ने इशू किए थे उस शेयर्स को खरीदने के लिए। तो यहाँ पे पब्लिक अप्लाई फॉर सब्सक्राइब परचेज ऑफ इशू शेयर्स, तो इशू शेयर्स को खरीदने के लिए। तो जब इशू शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई करिए उसको हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब। फिर आता है जैसे मान लो कोल्डअप की बात कर रहे थे, तो कोल्डअप का मतलब अब 100 रुपए का शेयर। अब कंपनी क्या बोलती है, इसमें से कंपनी का जो डायरेक्टर है उसने 80 रुपए मांगे। कितने मांगे, 80, मतलब 20 रुपए हम बाद में मांगेंगे। तो कई बार क्या होता है, कोल्डअप का कैपिटल का मतलब होता है कि मतलब ऐसी कैपिटल जिसमें कंपनी का जो डायरेक्टर या तो जनता से पूरा पैसा ले लेता है या जनता से कुछ पैसा लेता है। तो जितना पैसा कंपनी क्या करती है, जनता से मांगती है, उसको तो बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। और जितना नहीं मांगती उसको क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड अप कैपिटल। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपनी कुछ पैसा एज क्या करती है, रिजर्व करके चलती है, उसको हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। जैसे मान लो यहाँ पे कंपनी बोलती है हम 100 में से भी 80 रुपए क्या करेंगे, कॉल्ड अप करेंगे, और जो 20 रुपीज है वो हम क्या करके चलेंगे, रिजर्व करके चलेंगे पर शेयर। अगर मान लो इनकेस अगर कंपनी को कोई प्रॉब्लम राइज हो जाए या कंपनी को अचानक से पैसे की नीड होगी, तो उस समय फिर कंपनी क्या करती है, जनता से 20 रुपीज जो आउटस्टैंडिंग था वो कॉल्ड अप कर लेगी, और कॉल्ड अप करके क्या कर सकती है, पूरा पैसा ले सकती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। तो हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कॉल्ड अप कैपिटल का। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको एक कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में बात की थी, तो उसका एक एग्जांपल भी बताया था। तो अब देखो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जांपल देख रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, इफ द कंपनी कॉल्ड 60 रुपए पर शेयर ऑन कितने पर, 12,000 शेयर। मतलब कंपनी 12,000 शेयर पे 60 रुपए पर शेयर के करीब कॉल करी, जबकि ऑफ 100 ईच। मतलब कितने रुपए वाला शेयर था, 100 रुपए वाला। मतलब यहाँ पे जो शेयर की वैल्यू वो तो कितनी है, 100, लेकिन कंपनी इसमें कॉल कितना करी, 60 रुपए। तो मतलब 7,20,000 विल बी कॉल्ड अप कैपिटल। मैंने आपको बताया था कॉल्ड अप का मतलब होता है कि मतलब ऐसी कैपिटल जिसमें क्या होता है कि कंपनी हो गई या फिर कंपनी का जो डायरेक्टर हो गया कि जनता से जितना पैसा मांग रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 40 पर शेयर विल बी अनकॉल्ड अप कैपिटल। मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा कि 100 में से कंपनी ने 60 रुपए का कॉल्ड अप किया, तो मतलब कंपनी ने अभी भी 40 रुपए का कॉल्ड अप नहीं किया उन 12,000 शेयर्स पे। तो मतलब 4,80,000 रुपए की जो कैपिटल है वो कंपनी की क्या हो गई, अनकॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। फिर आती है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब कि कॉल्ड अप कैपिटल का वो भाग जो कंपनी क्या करी, जनता से मांग रही है और जनता द्वारा कंपनी को चुकाया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। तो द टर्म पेड अप रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप, कि हम क्या कर रहे हैं कि उस पोर्शन को, द टर्म क्या कह रहे हैं कि द टर्म पेड अप कैपिटल रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल व्हिच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम द शेयरहोल्डर्स। कि कहने का मतलब हम यहाँ पे उस कैपिटल की बात करें जो कंपनी ने जनता से मांगी और जनता द्वारा कंपनी को चुका दी, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेड अप। कि पेड अप का मतलब यहाँ तक चुका देना। जैसे मान लो एक नोट भी, यदि एनी अनपेड अप अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरर। एनी का मतलब कि कई बार क्या होता है कि शेयरहोल्डर कुछ राशि कंपनी को
नहीं चुकाते, तो जो नहीं चुकाते उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्सिन एरर्स। जैसे मान लो यहाँ पे जो कंपनी थी, अब कंपनी ने 10 रुपए पर शेयर की बात करें, तो 10 रुपए पर शेयर थे और पूरी पूरी क्या कर दिए, कॉल्ड अप, मतलब कॉल्ड अप पूरे 10 रुपए की, लेकिन जो पब्लिक थी, तो पब्लिक पेड अप ओनली 6 रुपीज पर शेयर, मतलब जो पब्लिक पेड अप करी ओनली कितना, 6 रुपीज पर शेयर, तो जो ये 4 रुपए वो अभी भी क्या है, अनकॉल्ड अप है, ये 4 रुपए अभी भी क्या है, अनपेड अप है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्सिन एरर्स। क्या बोलेंगे, कॉल्सिन एरर। कॉल्सिन एरर क्यों बोलेंगे, क्योंकि कंपनी ने 10 रुपए मांगे, लेकिन जो जनता थी उसने ओनली कितने चुकाए, 6 रुपए, तो कंपनी मांग 10 रुपए थी लेकिन जनता चुका कितना रही थी, 6 रुपए, तो ये 4 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनपेड अप, मतलब 4 रुपए अभी भी जनता ने नहीं चुकाए, तो ये हमारी क्या कहलाती है, अनपेड अप कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्सिन एरर। और कॉल्सिन एरर फिर हम क्या करते हैं, लेस करके दिखाते हैं, इतना पैसा हमें जनता से प्राप्त नहीं हो पाया। आगे बात समझ में, तो अब हम इसका एक सवाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब देखो हम एक एग्जांपल लेके आए, तो हम क्या कह रहे हैं, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ आर लिमिटेड, तो हमारे पास कौन सी कंपनी है, आर लिमिटेड, इस 50 लाख जो डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। मैंने बताया था कंपनी की जो कैपिटल होती है, तो यहाँ पे जो आर लिमिटेड की कैपिटल है, आर लिमिटेड की जो कैपिटल है वो कितने लाख की, 50 लाख की, तो ये जो 50 लाख है वो क्या है, डिवाइडेड है किसमें, इक्विटी शेयर्स, कितने, 50,000 ऑफ 100 ईच, तो मतलब कंपनी की जो कैपिटल है वो 50 लाख है, जो कि डिवाइडेड है इक्विटी शेयर 50,000 ऑफ 100 ईच, कि 50,000 इक्विटी शेयर्स जो कितने रुपए वाले, 100 ईच वाले, तो ये कह रहा है कि आउट ऑफ दिस द कंपनी इशू। अब जैसे मान लो कंपनी के पास ये जो 50,000 की इक्विटी शेयर, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑथराइज्ड, क्या बोलेंगे, क्योंकि जिस समय कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ था उस समय कंपनी ने 50 लाख रुपए की कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई थी, जो कि 50,000 इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड है 100 ईच, तो ये कंपनी की ऑथराइज हुई। अब कंपनी इसमें से क्या करी, 30,000 इक्विटी शेयर्स इशूड टू पब्लिक फॉर ऑफर टू सब्सक्राइब, किसके लिए, सब्सक्राइब के लिए। तो कहने का मतलब हमने क्या पढ़ा था, इशू कैपिटल का, कि ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट नहीं जिसमें से कुछ भाग कंपनी क्या करती है, जनता में इशू करती है ऑफर के लिए। अब यहाँ पे बात किस करिए, कि यहाँ पे 30,000 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक अप्लाइड फॉर 27,000 इक्विटी शेयर्स एंड ऑल द मनी वाज डूली रिसीव्ड। तो यहाँ पे जो पब्लिक है, तो यहाँ पे जो पब्लिक ने अप्लाइड कितने के लिए किया, 27 के लिए, मतलब 30,000 तो कंपनी की इक्विटी शेयर है, और जब 27 के लिए अप्लाई करिए तो ये एक तरीके से कौन सी कैपिटल होगी, फिर सब्सक्राइब होगी, क्यों मानी जाएगी, क्योंकि कंपनी ने इशू तो किया 10,000 वो 30,000, लेकिन जनता ने आवेदन कितने के लिए किया, 27,000 के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है, कि मतलब इशू कैपिटल का वो भाग जो जनता परचेज करने के लिए क्या करती है, अप्लाई करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इशू कैपिटल के बराबर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, तो यहाँ पे कम हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब हम यहाँ पे जो एंट्री करेंगे वो 27 से करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमने जनता को कितने शेयर दिए, 27, और ऑल द मनी का मतलब कि कंपनी ने जनता से जो 100 रुपए मांगे थे पूरा पैसा हो गया, मतलब कंपनी ने कॉल्ड अप भी 100 रुपए की और पेड अप भी कितने हो रहे हैं, 100 रुपए, क्योंकि इसमें कह रहा है कि ऑल द मनी वाज डूली रिसीव्ड, कि ऑल द मनी का मतलब कि जनता से पूरा पैसा रिसीव हो गया। अभी अपने 2 वर्ड्स पढ़े थे ना, कॉल्ड अप और पेड अप, की कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब कि कंपनी क्या करी, जनता से मांग रही, इट्स कॉल्ड कॉल्ड अप। पेड अप का मतलब कि जब जनता क्या करती है, कंपनी को पे करती है। तो यहाँ पर फुल्ली का मतलब क्या हो रहा है, कि जितना पैसा मांगा सारा का सारा क्या हो गया, रिसीव्ड हो गया। तो हाउ विल यू शो द शेयर इन कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, आल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट फॉर द सेम। आल्सो प्रिपेयर का मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट,
कि हमें बताना पड़ेगा कि ऑथराइज कितनी है, इशू कितनी है और सब्सक्राइब कितनी है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख रहे हैं आर लिमिटेड। हम क्या बना रहे हैं, आर लिमिटेड की बैलेंस शीट एज इट। तो पहला कॉलम हमारा किसका रहा है, पर्टिकुलर्स का। तो यहाँ पे नोट नंबर, ये हमारा कौन सा ईयर आ जाएगा, करंट ईयर, और ये हमारा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के बारे में कुछ नहीं करा, प्रीवियस ईयर के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं तो छोड़ दो। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स। अब इसमें एक ही बात करेंगे जिसका नाम क्या है, शेयर कैपिटल। अब इसमें नोट नंबर फर्स्ट डाल देंगे। तो उसका मतलब जैसे ही नोट नंबर फर्स्ट आएगा तो इसकी डिटेल कहाँ पे आएगी, नोट्स टू अकाउंट्स में। कहाँ पे आएगी, नोट्स टू अकाउंट्स में। जब नोट्स टू अकाउंट में बना रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल बना रहे हैं तो शेयर कैपिटल में आएगी ऑथराइज्ड, सॉरी AUTHORISE, ऑथराइज्ड कैपिटल। अब जो ऑथराइज्ड कैपिटल आएगी, अब वो क्या कह रहा है, हमारे पास कितने इक्विटी शेयर थे, 50,000। तो हम क्या लिखेंगे, 50,000 इक्विटी शेयर्स, रुपीज 100 ईच। तो 50,000 इक्विटी शेयर है, रुपीज कितनी, 100 ईच। तो कितने लाख के हो गए, 50 लाख के हो गए। तो यहाँ लाइन खेल देंगे। फिर बाद में किसकी आ रही है, इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल, और कंपनी की जो इशूड कैपिटल की कितनी थी, 30,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच। अब बात किसकी हो रही है, सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल यहाँ पे जनता से पूरा पैसा मांग रही है, तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या हो रही है, फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है, पूरा पैसा आ रहा है, पूरा पैसा चुकना है। तो हम क्या लिख रहे हैं, सब्सक्राइब कैपिटल फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो कितनी आ रही थी, 27,000 इक्विटी से एट द रेट 100 ईच। तो 27 लाख कितना है, 27 लाख। तो यहाँ पर भी अब कितना लिखेंगे अपन, 27 लाख। ठीक है, यहाँ पे वही लिखेंगे जो एक्चुअल में जनता से डील हुए, क्योंकि बैलेंस शीट का जब टोटल लगाएंगे तो शेयर कैपिटल में वही आएगी। तो यहाँ पे जो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल थी तो 50 लाख की थी, इसमें से इशू। कई बार क्या होता है, इशू एंड सब्सक्राइब दोनों सेम होती, लेकिन यहाँ पर इशू ज्यादा हो रही थी और सब्सक्राइब कम हो रही, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पे इशू तो कितनी आ रही है, 30,000, लेकिन जनता से एप्लीकेशन कितनी आ रही है, 27,000 की। और ये फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप मतलब कि जनता से पूरा पैसा पूरा पूरा चुक गया। तो 27,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच। तो कितने लाख की हो गई। तो अब हम बात करेंगे रिजर्व सरप्लस की। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो शेयर होल्डर फंड है, तो उसमें 3 तरह की सब हेडिंग्स होती हैं। एक होती है शेयर कैपिटल और दूसरी होती है रिजर्व सरप्लस। तो आज हम इसकी बात करेंगे रिजर्व सरप्लस की। तो उसमें क्या कह रहा है, द फॉलोइंग आइटम्स आर शोन अंडर दिस हेड। मतलब इस हेड में कौन कौन से आइटम को देते हैं, जैसे कैपिटल रिजर्व हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हो गया, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, डिवोल्यूशन रिजर्व्स हो गया, या सरप्लस हो गया। मतलब बहुत सारी क्या दिखाते हैं हम, रिजर्व्स। रिजर्व का मतलब होता है जैसे मान लो अपन मार्केट में जो पैसा लगा रहे हैं, या फिर जो हम प्रॉफिट कमा के जो पैसे को क्या करते हैं, रिजर्व करके चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व्स। कि रिजर्व का मतलब ये हो गया ना कि जैसे मान लो यहाँ पर ए लिमिटेड एक कंपनी है। अब कंपनी ने क्या किया, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। अब कंपनी इसमें से क्या करेगी, 10% का जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करेगी, ट्रांसफर टू रिजर्व्स। अभी रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करेगी,
क्योंकि कंपनी क्या बोलती है भी फ्यूचर में जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हम उसको स्ट्रांग बना सके, या फ्यूचर में मान लो कि हमने जो डिवेंचर इशू किए थे, हमने जो प्रेफरेंस इशू किए थे, उनको वापस क्या करना है, बाय बैक करना है, नहीं करना है। तो जब वापस हम रिडम्पशन करेंगे तो हमें पैसे की नीड होगी नहीं होगी, तो हम उनके रिडम्पशन के लिए जो फंड्स बना के चल रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से कुछ पैसा रिजर्व करके चल रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे प्रॉफिट का क्या कर रहे हैं अपन, एप्रोप्रिएशंस कर रहे हैं, और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्लानिंग करना। तो जितने भी हम प्रॉफिट्स एज ए रिजर्व करेंगे या फंड के रूप में दिखाएंगे, वो किस में आएंगे, रिजर्व्स में। अब सरप्लस का मतलब, कि सरप्लस का मतलब होता है कि आज हम जो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट बनाते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट में क्या कह रहा है कि जो भी एडजस्टमेंट थे वो करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो ट्रांसफर टू बैलेंस शीट में जाता है। तो जो हम कहां शो करेंगे, सरप्लस में, कि बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल आफ्टर एप्रोप्रिएशंस। मैंने बताया था ना, एप्रोप्रिएशन मतलब जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे कंपनी डिविडेंड दे रही है, बोनस है दे रही है, ट्रांसफर टू या फ्रॉम रिजर्व्स एटीसी, या तो हम रिजर्व में ट्रांसफर करें या फिर रिजर्व से ट्रांसफर हो रहा है, तो इन सबके एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सरप्लस। लेकिन यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, द डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। और देखो डेबिट बैलेंस का मतलब होता है, मान लो इस साल लॉस हो गया, तो इस साल लॉस हो गया तो हमारा जो बैलेंस है वो डेबिट में चला गया। लेकिन जो डेबिट बैलेंस होगा तो ऐसा नहीं, जबकि पहले तो क्या करते थे, डेबिट बैलेंस को बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करते थे। लेकिन जब से कंपनी एक्ट 2013 है, तो शेड्यूल 3 क्या कहती है कि जो डेबिट बैलेंस ऑफ पी&एल है उसको आपको रिजर्व सरप्लस में ही दिखाना है। तो कह रहा है डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट पी&एल shall be shown जो एज ए क्या नेगेटिव फिगर है to the head surplus. Similar, the balance of reserves and surplus after adjusting negative balance of surplus. मतलब रिजर्व बैलेंस का जो शो करेंगे ना अपन, तो इस सरप्लस का जो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है उसका एडजस्टमेंट करने के बाद शो करेंगे। और शेड्यूल 3 क्या कहती है कि डज नॉट प्रोवाइड फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस मीन द एप्रोप्रिएशन शुड बी रिप्रेजेंट इन द नोट्स टू अकाउंट्स। मतलब शेड्यूल 3 क्या कहती है कि शेड्यूल 3 कहती है कि भैया हमको पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप जो भी एडजस्टमेंट करोगे पी&एल से रिलेटेड, जैसे प्रॉफिट आप ट्रांसफर कर रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, तो ये जितने भी एप्रोप्रिएशन है नोट्स टू अकाउंट्स में होंगे, असल में आ रही जो रिजर्व सरप्लस के अंदर है। तो इस तरह हम बात कर रहे थे किसकी, रिजर्व है सरप्लस की। रिजर्व का मतलब बताया भी हमने कि जो हमने प्रॉफिट कमाया था उसमें से हम कुछ प्रॉफिट क्या करें, एज ए रिजर्व करके चल रहे हैं फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए। और सरप्लस का मतलब होता है कि सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस बच गया, डिविडेंड भी दे दिया, बोनस भी दे दिया, या कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो पैसा बच गया प्रॉफिट का, उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस। जो किसमें आता है, रिजर्व सरप्लस में, चाहे वो प्लस में हो चाहे नेगेटिव में। तो दोनों ही हम क्या दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। इन सबका एडजस्टमेंट करने के बाद लास्ट में जो बैलेंस आएगा वो हमारा मेन अमाउंट में आ जाएगा। ठीक है।